दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं हो। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले दो वीडियोस में आपको दे चुका हूं जिसमें कुछ बड़ी खबरें हमने डिस्कस की है, स्टॉक्स के ऊपर बातचीत की है, क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। इनको आप देख लेना इस वीडियो के बाद में। अब देखिए दोस्तों, अभी के समय गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन तो ठीक है। डाउ जोन्स और नेस्डे के ऊपर बातचीत कर चुके थे अपन पिछले वीडियो में, जिसमें टेक कंपनीज की पिटाई चल रही है, लेकिन डाउ जोन्स नीचे से रिकवर हो चुका है और उसी हिसाब से आप निफ्टी को देख सकते हैं। 105 पॉइंट्स की तेजी, 0.44% का जंप है। मार्केट अभी वेट एंड वॉच के मोड में है कि आज रात को या तो मीटिंग होगी या कल होगी, क्या आउटकम निकलता है या मीटिंग हो पाती है या फिर नहीं। और जब तक मामला ठंडा है, सीज फायर है, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के साथ में जो प्रॉब्लम हुई है, दिक्कत हुई है, आज फर्स्ट वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी ग्लोबली कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन दोस्तों, कल के दिन जो पिटाई होगी वो टेक कंपनीज की हो सकती है और उसके पीछे का रीजन है इन्फोसिस के रिजल्ट। सीसी यानी कांस्टेंट करेंसी में जो ग्रोथ है ये वो बहुत ही तेजी से गिरी है। यानी कंपनी ने अपने दम पे कुछ खास किया नहीं है। डॉलर की वैल्यू इंक्रीज करने की वजह से कंपनी के प्रॉफिट अच्छे आए हैं। सो ये अच्छा साइन नहीं है। तो इसके हिसाब से इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे एडीआर को 5% नीचे पहुंचा दिया है। और अगर मैं इसके साथ में विप्रो की बात करूं तो विप्रो को भी आप देख सकते हैं 4% के साथ में डाउन है। यानी कल पूरा का पूरा आईटी पैक नीचे जा सकता है। एलटीएम के रिजल्ट भी आ चुके हैं और रिजल्ट ठीक है, बट अगर पूरा पैक गिरेगा तो एलटीएम भी गिर सकता है। तो बस कल के लिए ये सिचुएशन है। बाकी मार्केट के अंदर और ऐसी कोई दिक्कत अभी देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत है नहीं तो एक दिक्कत आ सकती है इंडिया में। ग्लोबल दिक्कत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इंडियन दिक्कत की बात कर रहा हूँ। और ऐसा लगता है कोटक सिक्योरिटीज़ को। आपको भी क्या ऐसा लगता है या नहीं लगता है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर स्टॉक्स के ऊपर आते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपको बताइए कि बंगाल में इलेक्शन चल रहे हैं और अभी आप देखोगे तो फेज़ 1 है। आज के दिन ये कंप्लीट हुआ है और इसके अंदर आप सिटीज़ अगर आप देखोगे, डिस्ट्रिक्ट देखोगे, मुर्शिदाबाद है, ये सब आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपको देना चाहूँगा, उसके बाद में मेन टॉपिक पे आएंगे। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 90% वोटर वोट कर चुके हैं। सो ये कंसीडर किया जाता है बहुत ही हाई। साथ में अगर आप देखोगे तो पूरे दिन के बाद में ये संख्या 92 तक पहुंच सकती है। सो इसका मतलब यह है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पब्लिक पार्टिसिपेशन इस चुनाव में लिया गया है। साथ में हाइलाइट्स के रूप में अगर हम देखें तो ये हायर देन यूजुअल है। यानी पहले जब भी चुनाव होते थे बंगाल के अंदर इतने लोग वोट नहीं करते थे। अभी के समय आप देख सकते हैं बड़ी लाइंस वहाँ पे पोलिंग बूथ पे देखने को मिली है। विमेन वोटर ने भी पार्टिसिपेट किया है एक्टिवली। पहले विमेन पार्टिसिपेट नहीं कर पाती थी, लेकिन अभी के समय जो फोर्स वहाँ पे लगाई है, जो आर्मी वहाँ पे लगाई है, जो पुलिस वहाँ पे लगाई है, उसकी वजह से विमेन ने भी काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इंसिडेंट्स भी हुए हैं। मुर्शिदाबाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ क्लैशेस देखने को मिले हैं, कुछ झगड़े, वायलेंस देखने को मिले हैं, लेकिन फिर भी कंप्लीट हो चुका है ये आज का दिन। अब ये मैं आपको सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ को ऐसा लगता है कि वोट होने के बाद में, यानी इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में, पेट्रोल और डीजल की जो प्राइसेस है ना वो 25 से लेकर 28 रुपीज़ लीटर तक जा सकते हैं। ये असेंबली चल रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, इसी वजह से ये सब ठंडा है मामला, नहीं तो ये इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये अपडेट मैंने आपको पहले भी दी थी कि हो सकता है ऐसा। देखो, मैं एक्चुअली तो नहीं कह सकता हूँ ऐसा होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इलेक्शन के समय नॉर्मली ऐसी चीज़ें होती है जो पब्लिक को बुरी ना लगे, और इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद में वो सब चीज़ें की जाती है। अगर आप देखोगे सरकार की बात सुनोगे तो सरकार ने ऐसा बोला कि नहीं, हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे, वो बहुत अच्छी बात है। 25 से लेकर 28 रुपीज़ की जो बात है, सरकार उसको डिनाई करती है कि हम इलेक्शन होने के बाद भी ये नहीं करेंगे। ऑब्वियस, अगर नहीं करेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अभी इलेक्शन बाकी और भी स्टेट्स में है। अभी फर्स्ट फेज़ यहाँ पे चल रहा है, उसके बाद में कंप्लीट हो गए, कुछ महीनों बाद इलेक्शन अलग अलग स्टेट्स में भी देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पे ये है पॉइंट। अगर ऐसा हो जाता है इलेक्शन के बाद में पेट्रोल डीजल के प्राइसेस इतने बढ़ते हैं, इतने नहीं, मैं तो कहूँगा इससे आधे भी बढ़ते हैं ना, तो भी इन्फ्लेशन बहुत ऊपर जाएगा। साथ में अगर आप देखोगे इन्फ्लेशन की बात, तो इंडिया में तो चलो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो अलग तरीके से बढ़ रहा है। लेकिन अगर आप यूके इन्फ्लेशन देखोगे तो जंप कर चुका है 3.3%। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? फ्यूल प्राइस इंक्रीज कर जाना। साथ में अगर आप पाकिस्तान की बात करोगे तो यहाँ पे तो इन्फ्लेशन डबल डिजिट में आ चुका है, और उसके पीछे का रीज़न है पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाना। सो इंडिया में अब सब चीज़ें सरकार के ऊपर डिपेंड करती है कि इन्फ्लेशन सरकार कम करेगी
पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस नहीं बढ़ा के, या फिर आफ्टर इलेक्शन पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन भी ऊपर पहुंचेगा। सो अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली एफआईएस को बहुत पैसा निकालने में आसानी होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो प्रॉफिट डाउन हो गए, करेंसी भी वीक है, रेट हाइक भी हो सकता है, कट ना हो, तो कोई सेंस बचेगा नहीं एफआई के पास में यहाँ पे टिकने का। इन्वेस्ट करना तो दूर की बात है, यहाँ पे टिकने का भी कोई सेंस बचेगा नहीं, होल्ड करने का भी कोई सेंस नहीं बचेगा। तो देखते हैं ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, ऐसा होगा या नहीं होगा, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, स्टॉक्स पे आते हैं। पिछले वीडियो में अपन ने Q4 के रिजल्ट्स को डिस्कस किया था, कुछ कंपनीज के, यहाँ पे भी कुछ कंपनीज के रिजल्ट्स को अपन देख लेते हैं। टाटा कैपिटल, एक कैपिटल यानी एनबीएफसी कंपनी, यहाँ पे प्रॉफिट और या बिलियन रुपीस में मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू है 10,700 करोड़ रुपीस के आसपास का। ठीक है, अगर मैं एस्टीमेट की बात बताऊं तो 10,500 से लेकर 11,000 करोड़ की बात की गई थी, यानी ओके है। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 1,502 करोड़ का प्रॉफिट है, और यहाँ पे बात की गई थी 1,350 1,450, यानी 43% की ग्रोथ। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट के एस्टिमेट से थोड़ा सा बेटर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये है, एस्टिमेट का डेटा गिवन नहीं है। सो यहाँ पे सब चीज़ें ठीक है, नंबर्स बुरे नहीं है, नंबर्स ठीक है। प्रॉफिट के टर्म्स में अगर हम देखें तो नंबर्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाटा कैपिटल का जो स्टॉक है, इसने एक स्विंग रिवर्सल दे दिया है। पहले यहाँ पे एक रिवर्सल दिया था स्विंग, उसके बाद में तेजी, यहाँ पे एक रिवर्सल, उसके बाद में तेजी, अब यहाँ पे एक रिवर्सल दे दिया है। इसके बाद में अगर हम तेजी की एक्सपेक्टेशन करें तो ये जस्ट 7% का गैप है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनी को लिस्ट हुआ ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, और एक कंसोलिडेशन के फेज में ही कंपनी का स्टॉक अभी तक चल रहा है, और छोटा गैप है। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो रेसिस्टेंस बना हुआ था वो आउट हो चुका है, और उसके बाद में स्लो तरीके रिकवरी है। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात होगी। देखते हैं बाकी कल कैसा रिएक्शन आएगा, उससे आइडिया मिल जाएगा कि 2-3-4% अगर चलता है तो ब्रेकआउट की भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट आफ्टर मार्केट क्लोजिंग आया है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी को लेकर, जिसका नाम है IEX। बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टेड हो गए, काफ़ी लोगों ने एग्जिट कर दिया होगा, काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में अभी भी कि क्या करें। तो इसके रिजल्ट मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट 2 रुपीज़ का डिविडेंड इसमें गिवन है टॉफ़ी खाने के लिए। बाकी शीट पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे है क्या, वाइनोवा बेसिस में 18% की ग्रोथ है। रेवेन्यू 135 करोड़ का एक्सपेक्टेड था और 135-40 के आसपास आया है, तो इन लाइन है। प्रॉफिट की बात करें 95 करोड़ का एक्सपेक्टेड था, 100 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट है, तो ये भी अच्छे हैं, मतलब बुरे नहीं है। अगर आप एबिटा देखोगे 105 का था, 110 का आ चुका है। मार्जिन्स की बात करें 80% की एक्सपेक्टेशन थी, उसी के आसपास है। अगर मैं वॉल्यूम ग्रोथ की बात करूँ तो यहाँ पे 15% की एक्सपेक्टेशन थी और 18% के हैं, तो नंबर्स बुरे नहीं है, नंबर्स अच्छे हैं, नंबर्स ओके हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या चल रही है, प्रॉब्लम ये चल रही है कि स्टॉक नंबर्स के दम पे धीरे धीरे करके ऊपर चल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन फिर एक न्यूज़ आती है कपलिंग की, जो आपको मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, जिससे इसकी मोनोपोली चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद में फिर स्टॉक क्रैश करता है, फिर धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, फिर वो न्यूज़ आती है, फिर स्टॉक क्रैश करता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, फिर वो न्यूज़ आती है, फिर क्रैश करता है। सो यहाँ पे ले देखें, स्टॉक रिजल्ट के बेसिस पे ना चलते हुए जो कपलिंग है उसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि स्टॉक की जो वैल्यूएशन थी ऊपर जाके इसलिए दी थी क्योंकि कंपनी के पास में मोनोपोली है। अगर वही चली जाएगी तो फिर रिजल्ट काम नहीं आएंगे और आगे चल के फिर दिक्कतें होगी। तो मार्केट इस कंपनी को उस हिसाब से नहीं देखेगा, बहुत ही रिस्की कंपनी है। अगर आप नीचे भी इसको कोई भी इन्वेस्टर खरीदना भी चाहता है तो बहुत रिस्की है, कितना भी डिस्काउंट इसमें क्यों ना हो, क्योंकि फंडामेंटल इसके दाव पे लगे हुए हैं। यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी के भी रिजल्ट आए हैं शाम को 6 बजे के आसपास। 3% का ड्रॉप था, 40 रुपीज़ का अच्छा डिविडेंड इन्होंने दिया है। अगर मैं डिविडेंड की बात करूँ ना तो आप देखो, ऐसे तो काफ़ी लोग कोल इंडिया खरीदते हैं, ओएनजीसी खरीदते हैं, उनके डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, ठीक है, बट वो कैपिटल अप्रिशिएट नहीं करते या बहुत कम करते हैं। अगर मैं डिविडेंड्स की बात करूँ तो आईटी कंपनीज हैं जहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाता है, अभी दिक्कत में है लेकिन आगे चल के हो जाएगा। साथ में हम एफएमसीजी कंपनीज को देख सकते हैं डिविडेंड के लिए, जहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड यील्ड अच्छी होती है। साथ में एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कैश काफ़ी ज़्यादा होता है, और ये कंपनी एक्सपेंशन भी करेगी तो क्या ही करेगी, ये कंपनी मार्केट के हिसाब से चलती है अपने दम पे। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने नई फैक्ट्री या नए फंड्स निकाल दिए या फिर कुछ ऐसा कर दिया। तो वैसे भी सेबी अब काफ़ी स्ट्रिक्टेड हो चुकी है कि ओवरलैपिंग नहीं हो, एक ही तरह के कई नाम से फंड ना निकालें। सो इन कंपनीज के पास में कैश काफ़ी अच्छा होता है और वो डिविडेंड के रूप में मिल जाता है, और लास्ट क्वार्टर के अंदर तो वैसे भी काफ़ी अच्छा डिविडेंड मिलता ही है।
अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको दिखाई देगा कि 430 करोड़ की एस्टिमेट थी, 440 करोड़ के एक्चुअल रेवेन्यू है विच इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड। 160, यहाँ पे भी 160-70 यानी ओके ओके है। एबिटा थोड़ा सा अच्छा है, मार्जिन 49 की एक्सपेक्टेशन थी, 50 के आसपास के है, तो नंबर्स यहाँ पे भी मैं कहूँगा अच्छे हैं, बुरे नहीं है। अब नंबर्स अच्छे हैं, ओके हैं। अगर मैं इसमें ट्रेंड दिखाऊं तो 21-22 यानी एक साल में बहुत अच्छा पैसा बना। 22 से लेकर 23 तक कुछ नुकसान हुआ, स्टॉक नीचे चला गया। उसके बाद में 23 से 24 में हल्की ग्रोथ, 24 से 25 में बहुत अच्छी ग्रोथ, 25 में स्टॉक नीचे, 25 से 26 में अच्छी ग्रोथ। तो अगर मैं मोटा मोटी यहाँ पे 2-3 क्वार्टर की बात करूँ, कम से कम 2-3 क्वार्टर यानी 3-6 महीने की बात करूँ, और रिजल्ट अगर इसी तरह से आते हैं, मार्केट का सपोर्ट मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो स्विंग है कंप्लीट हो सकता है और 44% का गैप इसमें बाकी है। तो इस हिसाब से आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। अगर मैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करूँ जिसमें अच्छी ग्रोथ है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस कंपनी में है, तो वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सेकंड सबसे अच्छी ग्रोथ किस में है, एचडीएफसी, उसके बाद में निपॉन, ये लिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ, उसके बाद में है यूटीआई, फिर है आदित्य बिरला एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो अगर आपको उस हिसाब से देखना है तो आप इनको भी चेक कर सकते हैं उसके हिसाब से। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस को आप जरूर से देख लेना। चार्ट के ऊपर स्टडी करनी है तो एक लिंक मैं आपको दे चुका हूँ जहाँ पे ब्रोकरेज आपकी फ्री, अकाउंट ओपनिंग भी फ्री है, 1 महीने तक ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सबकी ब्रोकरेज फ्री है। उसके बाद में 10 रुपीज़ लगेगी पर ट्रेड, जो कि हर किसी ब्रोकर से शायद कम ही है। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। चार्ट अगर आपको स्टडी करना है, ट्रेड नहीं करना है, तो उसके लिए भी आप ओपन करवा सकते हैं। एल्गो ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ आपको इसी तरह के जो चार्ट है वो आपको मिल जाएंगे। काफ़ी आपके क्वेश्चंस आते हैं, इस वजह से मैं लिंक आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कमेंट के अंदर और साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर। पिछले 2 वीडियोस का आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।